हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मगन लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज की इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोनिल कंपाउंड की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम वीटिंग अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। वीटिंग अभिक्रिया जो कि कार्बोनिल यौगिकों से एल्कीन बनाने की एक मेथड है। कार्बोनिल यौगिक से हम क्या बनाएंगे? एल्कीन बनाएंगे। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड है और कार्बोनिल कंपाउंड से हम क्या बनाएंगे? एल्कीन। तो कार्बोनिल कंपाउंड से एल्कीन बनाने की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जिसको हम विटिंग अभिक्रिया के नाम से जान रहे हैं। विटिंग अभिक्रिया में हम क्या करेंगे कि एल्डिहाइड या कीटोन है उसकी हम फॉस्फोरस ईलाइड के साथ अभिक्रिया करवाने पर एल्कीन का निर्माण होता है। ये अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इस अभिक्रिया में जो एल्कीन में डबल बॉन्ड की जो पोजीशन होती है उसमें अनसर्टेनिटी नहीं रहती, या हम ये कहें कि केवल एक ही प्रकार की एल्कीन्स का इसमें निर्माण होता है। ऐसा नहीं कि एक मेन प्रोडक्ट बनता है या और कोई दूसरा साइड प्रोडक्ट इसमें बनता है। केवल एक ही प्रोडक्ट, एक ही एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो फिक्स रहती है, वो ही 100% इस अभिक्रिया में बनती है। जैसा कि हम इसको एक एग्जांपल के द्वारा देखें कि एल्कीन बनाने की बहुत सारी मेथड अपने पास हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट मेथड ये भी है कि जो कार्बोनिल नहीं जो एल्कोहल हैं उन एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से भी हम एल्कीन का निर्माण कर सकते हैं। जैसे इस प्रकार का कोई एल्कोहल है, इस एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से यदि हम एल्कीन का निर्माण करें तो इसकी हम किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे? सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, इसको गर्म करेंगे तो एल्किन बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो एल्किन बनेगा उस एल्किन की क्या खास बात होगी कि यहाँ से एक कार्बन से OH बाहर निकलेगा और पास वाले कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलेगा। और हम ये जानते हैं कि जो सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग वो एल्किन ज़्यादा मात्रा में बनती है जिस पर एल्किल प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक हो। तो यहाँ पर इस कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, इस कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। इस प्रकार दोनों तरफ वाले यदि हाइड्रोजन परमाणु हटेंगे तो उस एल्किन के ऊपर 2 एल्किल प्रतिस्थापी जुड़े हुए रहेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर H और इस कार्बन के ऊपर फिर जुड़ा हुआ है CH2। अच्छा, इसको एक और अपन ऐसे लिखते हैं। 2 एल्किन देखो हम इस प्रकार से लिखेंगे CH3, ये हाइड्रोजन परमाणु यदि हट रहा है तो CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 और CH3, एक एल्किन तो ये बन गई। प्लस यदि ये हाइड्रोजन परमाणु हटे तो CH3 CH2 CH CH CH2 और CH3, 1 2 3 4 5 6 2 नंबर पर है तो 2 हेक्जीन बनी है इसमें तो। और यहाँ पर क्या बनी है? 3 हेक्जीन। तो 2 हेक्जीन और 3 हेक्जीन, यदि हम 3 हेक्जेनोल की सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाएं तो 2 एल्किन का मिश्रण हमें मिलेगा 2 हेक्जीन और 3 हेक्जीन। यहाँ पर ऐसी कोई मेथड अपने पास या इस प्रकार की कोई कंडीशन अपने पास नहीं है जिसमें हम या तो 2 एल्किन 100% बना सकें, 2 हेक्जिन 100% बना सकें या 3 हेक्जिन 100% बना सकें। इस प्रकार की जो एल्किन है वो हम एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से नहीं बना सकते हैं। यानी हम ये कहें कि यदि एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से हम एल्किन बना रहे हैं और उसमें यदि बीटा कार्बन पर एक से ज़्यादा प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं तो वहाँ पर एल्कीन का मिश्रण हमें मिलेगा, एक पर्टिकुलर एल्कीन हमें वहाँ पर नहीं मिलेगी।
इस समस्या का समाधान हम व्हिटिंग अभिक्रिया के द्वारा निकाल सकते हैं। यदि हम व्हिटिंग अभिक्रिया के द्वारा एल्कीन का निर्माण करेंगे तो जो एल्कीन हमें मिलेगी उस एल्कीन में डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो फिक्स होगी, उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं रहेगी। इस अभिक्रिया को हम कैसे देखेंगे व्हिटिंग अभिक्रिया को, जैसे ये एसीटोन है, इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे ट्राइफेनिल फॉस्फोरस और एल्किल हेलाइड के साथ, तो ये इस प्रकार की एल्कीन का निर्माण होगा। इस अभिक्रिया की यदि क्रियाविधि को देखें, व्हिटिंग अभिक्रिया की क्रियाविधि को, तो सबसे पहले क्या होगा कि जो ट्राइफेनिल फॉस्फोरस है वो एल्किल हेलाइड के साथ अभिक्रिया करेगा, और यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है वो एक तरीके से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के जैसी अभिक्रिया हो रही है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन द्विअणुक जो क्रियाविधि है जिसमें Cl- है वो बाहर निकल जाएगा और इसके ऊपर फॉस्फोरस परमाणु अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की सहायता से जुड़ जाएगा और फॉस्फोरस से फॉस्फोनियम आयन का निर्माण होगा। और जब इस फॉस्फोनियम आयन की हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो इस कार्बन से एक प्रोटॉन बाहर निकलकर फॉस्फोरस ईलाइड का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर एक नई टर्म हम देख रहे हैं ईलाइड, YLIDE। हम देखते हैं कि ये ईलाइड क्या होता है। फॉस्फोरस ईलाइड YLIDE। हम क्या कर रहे हैं कि एक तो हम ले रहे हैं ट्राइफेनिल फॉस्फोरस, फॉस्फोरस जिसके ऊपर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है नाइट्रोजन के जैसे ही, और उसकी हम किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, किसी एल्किल हेलाइड के साथ, जैसे ये एल्किल क्लोराइड है। तो यहाँ पर फॉस्फोरस है वो नाभिक स्नेही की तरह बिहेव करेगा, इस कार्बन के ऊपर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा। क्लोरीन है वो एज ए लिविंग ग्रुप की तरह Cl- के रूप में बाहर निकल जाएगा। क्या अभिक्रिया होगी, ट्राइफेनिल फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस कार्बन और फॉस्फोरस के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनाने के काम में आ गया है, जिसकी वजह से फॉस्फोरस पर अब कैसा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। और इस CH2 और R ये बना है। ये जो फॉस्फोनियम जो आयन बना है इसकी हमें स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। ये जो ब्यूटिल लिथियम है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, प्रोटॉन को हटाता है, एसिड के साथ अभिक्रिया करके बेस H+ आयन को ले लेता है और प्रोटॉन को हटा देता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, हमें उस कार्बन से यदि हमें प्रोटॉन हटाना हो जिसकी एसिडिटी बहुत कम हो, ऐसे प्रोटॉन को हटाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत होती है। तो इस फॉस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन इस फॉस्फोरस पर पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से इसके पास में जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कार्बन परमाणु है उसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, इस कार्बन पर भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, यानी कुछ पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर भी आ जाएगा, क्योंकि कार्बन और फॉस्फोरस के जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो फॉस्फोरस की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। और इस कार्बन पर अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई है, यानी इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन की तरफ चले जाएंगे, और ये हाइड्रोजन है वो थोड़ा सा एसिडिक नेचर का हो जाएगा, थोड़ा सा एसिडिक नेचर का होगा, इतना ज़्यादा एसिडिक नहीं होगा, तो थोड़ा सा एसिडिक नेचर का है, जिसकी वजह से यदि इस फॉस्फोनियम आयन की हम किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अभिक्रिया करवाएं तो ये हाइड्रोजन है वो H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो इस हाइड्रोजन को हम H+ के रूप में बाहर निकालने के लिए किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, ब्यूटिल लिथियम के साथ। कैसे अभिक्रिया होगी, ब्यूटिल पर यहाँ पर लिथियम के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो ब्यूटिल के ऊपर कैसा चार्ज हो गया है, नेगेटिव चार्ज। ब्यूटिल वाला नेगेटिव चार्ज दोनों इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन पर चले जाएंगे, और कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर चले जाएंगे, कार्बन के ऊपर चले जाएंगे। क्या प्रोडक्ट बनेगा, PH3P, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर अब कैसा चार्ज आ गया है, ये सिग्मा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पर आ गए हैं, तो कार्बन के ऊपर अब आ गया है नेगेटिव चार्ज, और R प्लस क्या अपना है BuH और प्लस Li+। ये Li+ यहाँ से जो Cl- बाहर निकला था, इस Cl- के साथ मिलकर क्या बना लेगा, Li+ और Cl- मिलकर क्या बना लेंगे, LiCl, लिथियम क्लोराइड का निर्माण हो गया, ब्यूटेन का निर्माण हो गया। ब्यूटिल जो माइनस है उसके ऊपर हाइड्रोजन जुड़ गया, तो किसका निर्माण हो गया, ये ब्यूटेन का निर्माण हो गया है। और
ये जो स्पेशल कंपाउंड बना है जिसमें फॉस्फोरस परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज है और उसके पास वाले कार्बन परमाणु पर नेगेटिव चार्ज है, तो इस प्रकार के कंपाउंड जिसमें एक ही कंपाउंड में पास वाले दो एटम्स पर, एक पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज, इस प्रकार की यदि स्थिति हो तो उस यौगिक को हम यीलाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? यीलाइड। और इसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोल देंगे? फॉस्फोरस यीलाइड। ये फॉस्फोरस यीलाइड स्टेबल भी होता है क्योंकि इसमें इस प्रकार की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये कार्बन वाले दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन और फॉस्फोरस के बीच में पाई बॉन्ड बनाने के काम में आ जाएंगे। PH3P डबल बॉन्ड CH और R। इस स्थिति में इन दोनों पर भी नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो ये दो फॉस्फोरस यीलाइड की दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, इसमें एक के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तो फॉस्फोरस और कार्बन दोनों पर ही कोई चार्ज नहीं है और दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर फॉस्फोरस पर पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। ये जो फॉस्फोरस यीलाइड जो बना है, ये फॉस्फोरस यीलाइड अब जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड था उस कार्बोनिल कंपाउंड पर इस कार्बन वाले जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज की सहायता से नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देगा। ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है? ये जैसे कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है अपने पास RC डबल बॉन्ड O R, और इसकी हम किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं? वही फॉस्फोरस यीलाइड जिसमें ट्राइफेनिल फॉस्फोरस था, इसके ऊपर प्लस चार्ज और CH पर माइनस चार्ज और इसके ऊपर जुड़ा हुआ था एक R समूह। अब इस कार्बन के ऊपर कौन जुड़ेगा? न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, ये CH माइनस जुड़ेगा, तो CH माइनस यहाँ जुड़ेगा और इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड वाले दोनों इलेक्ट्रॉन हम किसके ऊपर आ जाएंगे? ऑक्सीजन पर आ जाएंगे। क्या प्रोडक्ट बनेगा? RCO माइनस। इस R को हम यहाँ लिख देते हैं और इस कार्बन से कौन जुड़ गया है? CH माइनस वाला, CH जुड़ गया है। अब CH पर माइनस चार्ज नहीं है क्योंकि माइनस चार्ज कहाँ पर आ गया है? इस ऑक्सीजन पर आ गया है। और इस CH पर क्या जुड़ा हुआ था? एक तो जुड़ा हुआ था R और एक जुड़ा हुआ था ये PPH3 प्लस। अब देखो ये जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड में इस फॉस्फोरस पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन है वो फॉस्फोरस के पॉजिटिव चार्ज वाले जो रिक्त कक्षक हैं उनमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का निर्माण करेगा और उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? R C R CH R और ये ऑक्सीजन और ये PPH3। इस जो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनी है जिसमें ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन गया है, पॉजिटिव चार्ज फॉस्फोरस और नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के बीच में, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बीटेन। और ये तो हम जानते हैं कि जब भी हम किसी फॉस्फोरस हैलाइड की बात करें या किसी भी फॉस्फोरस के कंपाउंड की हम बात करें, तो जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन यौगिकों की अभिक्रिया करवाते हैं तो फॉस्फोरस लास्ट में कहाँ पर जाकर ख़त्म होता है? P डबल बॉन्ड O के साथ, क्योंकि P डबल बॉन्ड O जो बॉन्ड है वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में। या फॉस्फोरस वाले जो रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं उनमें जो डिसाइडिंग जो फैक्टर होता है, लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है वो किस प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा, वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इनऑर्गेनिक डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर भी वही स्थिति हो जाएगी। देखो जो अपना बीटेन बना था उसमें ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या हो गया? ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे तो इन कार्बन और कार्बन के बीच में अब क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा और फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो अपनी जो स्ट्रक्चर है, जो फाइनल कंपाउंड है वो क्या बनेगा? RCR। इन कार्बन के बीच में पहले सिंगल बॉन्ड ही था लेकिन अब क्या बन गया है? डबल बॉन्ड CH और R। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन था और यहाँ पर जो फॉस्फोरस था उनके बीच में क्या बन गया है? डबल बॉन्ड बन गया है। फॉस्फोरस के ऊपर और क्या जुड़ा हुआ था? PPH3। पहले देखो यहाँ पर
सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था, ये भी सिंगल बॉन्ड था, ये भी सिंगल बॉन्ड था, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड तो फिर क्या हो गए हैं, टूट गए हैं, और फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन गया है, डबल बॉन्ड बन गया है। तो ये जो कंपाउंड बना है अपना, ये क्या बन गया है अब अपने पास, एल्कीन बन गई है। और इस एल्कीन में ये जो कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो हमेशा ही कहाँ रहेगी, एक तो कार्बोनिल कंपाउंड वाला कार्बन और एक एल्किल हैलाइड वाला कार्बन, इन दोनों कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड का निर्माण होगा। तो यहाँ पर जो एल्किन की जो पोजीशन है उसमें अनसर्टेनिटी नहीं रहती, यानी कि ऐसा नहीं होता कि एक प्रोडक्ट है वो एक एल्किन मेजर प्रोडक्ट के रूप में बन रही है, दूसरी एल्किन माइनर प्रोडक्ट के रूप में बन रही है, केवल एक ही एल्किन 100% एल्किन बन रही है। इसलिए ये अभिक्रिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी हम किसी ऐसे बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड का सिंथेसिस करते हैं, जैसे किसी हार्मोन का सिंथेसिस करते हैं, किसी एंजाइम्स का सिंथेसिस करते हैं, या कोई और इंडस्ट्रियल महत्व का कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करना हो और उसकी पोजीशन हमें फिक्स करनी हो, तो हमें कार्बोनिल कंपाउंड और फॉस्फोरस सीलाइड इनके बीच में अभिक्रिया करवाकर इस कार्बन और कार्बन के बीच में एक निश्चित स्थिति पर डबल बॉन्ड बना सकते हैं, और इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं व्हिटिंग रिएक्शन। तो व्हिटिंग रिएक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है कार्बोनिल कंपाउंडों की, जिसमें हम कार्बोनिल कंपाउंडों की फॉस्फोरस सीलाइड के साथ अभिक्रिया करवाकर एल्कीन का निर्माण करते हैं। हमें ध्यान रखना है हमारे पास जो रिएक्टेंट हैं वो कौन कौन से हैं, एक कार्बोनिल कंपाउंड, दूसरा फॉस्फोरसीलाइड, और तीसरा एल्किल हैलाइड। पहले एल्किल हैलाइड और फॉस्फोरसीलाइड आपस में अभिक्रिया करके फॉस्फोरसीलाइड का निर्माण करेंगे। ये फॉस्फोरसीलाइड जो बनी थी, और ये जो फॉस्फोरसीलाइड में जो कार्बन परमाणु का जो नेगेटिव चार्ज था, वो इस नेगेटिव चार्ज की सहायता से कार्बोनिल कंपाउंडों पर फिर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देंगे, और नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के बाद में जो एक इंटरमीडिएट बीटेन स्पीसीज बन रही है उसमें ये दो बॉन्ड टूट जाएंगे, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा इस प्रकार से, और किसका निर्माण हो जाएगा, एल्किन का निर्माण हो जाएगा। इस फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसको हमें ध्यान रखना है। जब भी हम एल्कोहल से एल्किल हैलाइड का निर्माण करते हैं, या जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव की बात करते हैं, तो जहाँ पर भी फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राई ब्रोमाइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड, इन सब की जब हम किसी के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो लास्ट में जो फॉस्फोरस वाला जो प्रोडक्ट बनेगा वहाँ पर क्या होगा, पी डबल बॉन्ड, और ये एक डबल बॉन्ड हमेशा बनेगा। तो ये व्हिटिंग अभिक्रिया थी। नेक्स्ट अभिक्रिया हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।